क्योंकि ये नया ईवीएस भाग जुड़ा है और इसमें हम परिचय देंगे, पूरा पर्वत के बारे में समझाएंगे। तो इसमें ध्यान से समझिएगा कि एक भू आकृति जिसकी ऊंचाई अपने परिवेश से 300 मीटर अधिक होती है और जो खड़ी ढलान वाली होती है पर्वत कहलाती है। पर्वत अलग अलग या समूह में पाए जाते हैं। तो पर्वत जो होता है भू आकृति जिसकी ऊंचाई अपने परिवेश से मतलब अपने धरातल से 300 मीटर अधिक होती है, 300 मीटर से अधिक होती है, उसे हम लोग पर्वत या पहाड़ कहते हैं। ठीक है, खड़ी ढलान वाली होती है पर्वत कहलाती है। ठीक है, पर्वत की ये एक डिफिनेशन है, यानी कि परिभाषा है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्वतों की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो लगभग कितने मीटर होगी, तब आपका पर्वत होगा। ठीक है, तो पर्वत 300 मीटर होनी चाहिए, समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, तो वो पर्वत के श्रृंखला में आ जाता है। चलिए, तो यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न कुछ निकल सकते हैं और पूछे जा सकते हैं आपकी ईवीएस में। तो आपको पूरा ध्यान से समझना है और पढ़ना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पर्वतों को एक रेखा में व्यवस्थित किया जा सकता है, जिसे श्रेणी का नाम से जाना जाता है। ये श्रेणियां सैकड़ों या हजारों किलोमीटर तक फैली हुई हैं। कई पर्वत श्रेणियां सैकड़ों किलोमीटर तक फैली समांतर श्रेणियां एक ही श्रृंखला से बनी होती हैं। हिमालय, आल्प्स और एंटीज क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ठीक है, तो ये पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो हर स्थान पर हर जगह ये श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। जहाँ पे 2 या 2 से अधिक या 10 या 1000 या 100 इस प्रकार के पर्वत होते हैं लगातार, तो उसे हम पर्वत श्रृंखलाएँ बोल देते हैं। ठीक है, तो पर्वत नदियों के स्रोत भी होते हैं। पर्वत जो होते हैं वो नदियों के स्रोत भी होते हैं। कोई भी नदी का उद्गम कहाँ से शुरू होता है? पर्वतों से शुरू होता है। वे वनस्पतियों और जीवों का आश्रय प्रदान करते हैं। जो वनस्पति और जीव होते हैं उनको आश्रय प्रदान करते हैं, और बड़े बड़े जो जानवर होते हैं वो रहते हैं नदियों में। तथा यहाँ पर्यटन एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती है। पर्यटन आप जानते हैं कि जो ऊंची जगहें होती हैं वहाँ पे बहुत सारे पर्यटन केंद्र होते हैं, जैसे कि बहुत सारे मंदिर बने होते हैं, तो वहाँ पे लोग वाक जाते हैं पर्वत पर, पहाड़ों पर अलग अलग प्रकार के, जिसमें शामिल होते हैं महत्वपूर्ण ये पर्यटन स्थल में। इसके बाद है वलित पर्वत क्या होते हैं। देखो यहाँ पे हम समझेंगे वलित पर्वत के बारे में। ये विपर्तनिक प्लेटों के टकराने से उस स्थान पर बनते हैं जहाँ एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे दब जाती है। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे दब जाती है तो टकराव से उत्पन्न दाब और ऊष्मा के कारण चट्टान की परतें वलित हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? वलित हो जाती हैं, और इससे पर्वत श्रृंखला विकसित हो जाती है। क्या विकसित होती है? एक पर्वत श्रृंखला विकसित हो जाती है। वलित पर्वतों के उदाहरणों में हिमालय और एंटीज शामिल हैं। तो कौन कौन शामिल है? हिमालय पर्वत श्रृंखला और एंटीज। ठीक है, जो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। तो इस प्रकार के आप समझो। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो ज्वालामुखी पर्वत। कुछ इस प्रकार के पर्वत भी होते हैं जो ज्वालामुखी होते हैं। ये पर्वत बनते हैं जब ज्वालामुखी पर्वत बना दे। ये पर्वत जब बनते हैं जब ज्वालामुखी से पिघला हुआ मैग्मा होता है एक तरीके का तरल, जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है, उसे क्या कहते हैं? मैग्मा। और मैग्मा राख और गैस निकलती है। क्या मैग्मा और राख गैस निकलती है, और ज्वालामुखी के मुख के आसपास जमा होती है। जब ज्वालामुखी फूटती है तो उसके आसपास वो जो होता है, जो लावा वो जमा होकर ठंडा हो जाता है। जैसे जैसे विस्फोट जारी रहता है यह लंबा और ऊंचा होता जाता है, क्योंकि जैसे वो ठंडा होता है और वो ऊंचा होता जाता है। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाता है।
चलिए, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाता है। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाता है और ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरणों में माउंट फूजी और माउंट किलीमंजारो शामिल हैं। किलीमंजारो और ये जो पर्वत बने हैं वो ज्वालामुखी के फूटने से बने हैं, ठीक है ना। ज्वालामुखी जब विस्फोट हुआ तो उससे धीरे धीरे ये जब ठंडा होता रहा लावा और इनका जो मुख है वो ऊपर की तरफ बढ़ता रहा, तो ये इस प्रकार से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाता है। जो उदाहरण के लिए माउंटी फूजी और माउंट किलीमंजारो शामिल हैं, ठीक है। इसके बाद है भ्रसोत या ब्लाक पर्वत। ये भ्रस या विपर्तनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप चट्टान के खंडों के ऊपर की ओर बढ़ने से बनते हैं। चट्टान के ब्लॉक एक खड़ी ढलान या चट्टान का निर्माण करते हैं जिससे पर्वत बनता है। ब्लॉक पर्वतों के उदाहरण में ब्लैक हिल्स और ब्लैक फॉरेस्ट जिसे और या रॉकी पर्वत के नाम से जानते हैं शामिल हैं। रॉकी पर्वत, ठीक है। इसके बाद होते हैं डोम पर्वत के बारे में समझेंगे। यहाँ पे डोम पर्वत ये चट्टान के एक ऐसे क्षेत्र के उत्थान और क्षरण से बनते हैं जो आसपास की चट्टान की तुलना में क्षरण के लिए कम प्रतिरोध होता है। समय के साथ नरम चट्टान घिस जाती है धीरे, जिससे गुंबद के आकार का पहाड़ बन जाता है। क्या होता है, जो नरम चट्टानें वो घिस जाती हैं, जिससे जो कठोर चट्टानें होती हैं वो गुंबद के आकार में पहाड़ बन जाता है। गुंबदाकार पहाड़ों के उदाहरण में एडिरोरेक्स और ओजार्क्स शामिल हैं। अब पठारी पर्वत क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। पर्वत बहुत सारे तरीके के होते हैं, अब हम पठारी पर्वत के बारे में आपको बताएंगे। ये भूमि के एक बड़े समतल क्षेत्र के उत्थान और क्षरण से बनते हैं जो अक्सर विवर्तनिक गतिविधि के कारण होता है। पठार तब बनता है जब एक पहाड़ घिस जाता है और पठारी पर्वतों के उदाहरणों के कैस्टलिक पर्वत और ब्लू पर्वत शामिल हैं। ये पठारी पर्वत होते हैं। क्या होता है, जब पहाड़ धीरे धीरे घिसते हैं तो ये पठारी पहाड़ के रूप में ले लेते हैं, अपना रूप बदल जाता है और पठारी पर्वत के रूप में उनका हो जाता है। तो भारत के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 25 से 30% पर्वतों और पहाड़ी क्षेत्रों से आच्छादित है। कितना? लगभग 25 से 30% पर्वतों और पहाड़ी से आच्छादित है, मतलब भरा हुआ है। अकेले हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के लगभग 15% भूमि क्षेत्र में फैली है, ठीक है ना। जो हिमालय पर्वत की श्रृंखला है वह लगभग 15% भूमि पर फैली हुई है और पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट मिलकर लगभग 5 से 7% भूमि क्षेत्र में फैली है, ठीक है। इसके अतिरिक्त देश भर में कई छोटी पहाड़ियाँ और पर्वत श्रृंखलाएँ भी हैं, जैसे अरावली, सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाएँ, जो भारत में पर्वतीय भूमि के संग्रह प्रतिशत में भी योगदान करती हैं। क्या करती हैं? योगदान करती हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे
पहाड़ों की जलवायु के बारे में। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। मई और जून की गर्मी के महीनों में पहाड़ वास्तव में गर्म नहीं होते हैं ऊंचाई के कारण। दरअसल कुछ पहाड़ गर्मियों में भी बर्फ़ से ढके रहते हैं। अन्य जगहों पर मौसम सुहाना हो जाता है। यहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने के लिए मैदानी इलाके से लोग आते हैं। क्या करते हैं? मैदानी इलाके से लोग आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ का मौसम थोड़ा सर्द रहता है और लोग बाग जो मैदानी इलाकों में जो लोग बसते हैं वो पहाड़ों पर आते हैं। तो हिमालय की तलहटी में मानसून के कारण भारी वर्षा होती है। भारी बारिश के कारण कभी कभी नीचे के मैदान इलाकों में कई नदियाँ भर जाती हैं। जुलाई के महीने में अरब सागर से मानसूनी हवाएं चलती हैं। विश्व में वास्तविक वर्षा मेघालय के मोसिनराम में होती है। सर्दियों के महीने में नवंबर से फरवरी तक पहाड़ों में बहुत ठंड रहती है। अधिकांश पहाड़ों की ऊंचाई वाले क्षेत्र में भारी हिमपात होता है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है पर्यटकों का। क्यों होता है केंद्र? क्योंकि वहाँ पे सर्द मौसम होता है और जो बर्फ़ गिरती है, जिससे कि लोगों का आकर्षण का केंद्र बन जाता है। क्योंकि जो बर्फ़ वहाँ पे गिरती है वो एकदम मुलायम और बहुत ही स्वाभाविक